नमस्कार दोस्तों, आईएएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत लोगों का यूपी पीसीएस का मेंस आ रहा है। साथ ही बहुत से बच्चे यूपीएससी के मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं। तो मेंस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो जीएस 4 होता है, क्योंकि जीएस 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है। अगर आप जीएस 1 की बात करें या फिर जीएस 2 की बात करें या फिर जीएस 3 की बात करें, तो इसमें आप जितना इनपुट देते हैं आपको उसके प्रोपोर्शनेट आउटपुट नहीं मिल पाता। पर जीएस 4 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम इनपुट देके बहुत ज़्यादा आउटपुट ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो आपका इनपुट क्या होना चाहिए कि आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट मिले। क्योंकि अगर आपको डिफरेंस क्रिएट करना है मेंस में, तो आपके पास 2-3 सब्जेक्ट होता है जिससे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला होता है एसए, दूसरा होता है ऑप्शनल, तीसरा होता है जीएस 4। तो यहाँ पे हम एसए और ऑप्शनल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जीएस 4 की बात करेंगे कि जीएस 4 में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम उस स्ट्रेटेजी की बात करेंगे जो आपको प्री के बाद अपनानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं सच बोलूँ तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो एसए हो गया और जीएस 4 हो गया वो प्री के बाद ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये छोटे टॉपिक होते हैं तो वो प्री के बाद हैंडल हो सकते हैं। लेकिन अगर से आप राइट स्ट्रेटेजी अपनाएंगे नहीं कि आपको कैसे हैंडल करना है, तो ये आपके लिए ब्लंडर साबित हो सकता है। ये बहुत डिवास्टेटिंग साबित हो जाएगा आपके मेंस के लिए। तो यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो 2 महीने का जो गैप होता है प्री और मेंस के बीच में, उसमें आप कैसे जीएस 4 को एफिशिएंटली प्रिपेयर करें। तो इस वीडियो में हम 2-3 चीजें को बातें करेंगे कि पहले आपके टॉपिक्स और सिलेबस क्या है, दूसरा आपको क्या रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, और तीसरा वैल्यू एडिशन पॉइंट्स। देखिए, मेरे हर वीडियो में वैल्यू एडिशन पॉइंट्स मैं रखता हूँ क्योंकि मार्क्स आपको इसी पे मिलेंगे। बाकी सारी चीजें हर बच्चा लिखता है। जो बच्चा प्री क्लियर करके मेंस में बैठता है वो हर बच्चा लिखता है, वो हर स्टूडेंट लिखता है। बट वैल्यू एडिशन पॉइंट जो है वो बहुत कम बच्चे लिखते हैं, बहुत कम स्टूडेंट लिखते हैं और मार्क्स उसी पे मिलते हैं। अगर से आप देखें तो हर क्वेश्चन में अगर से आपको 1 मार्क्स भी ज्यादा मिल रहा है तो आपको 20 क्वेश्चन में 20 मार्क्स ज्यादा मिल गया। 20 मार्क्स आपको आईएएस बना सकता है, 20 मार्क्स आपको एसडीएम बना सकता है और 20 मार्क्स आपको लिस्ट से बाहर कर सकता है। तो ये जो होता है वो मेरे हर वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्टार्क पॉइंट होता है जो आपको नोट डाउन करना चाहिए। तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक्स और सिलेबस की बात करें तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यूपीएससी का सिलेबस है। आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूपीएससी का सिलेबस है और ये यूपी पीसीएस का सिलेबस है। दोनों सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट सेम क्या, दोनों सिलेबस सेम ही है। और इसलिए आपको क्या करना है, आपको 2 चीज़ करना है। आपको सबसे पहले सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जो की पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान रखना है, उसको टिक करना है। जैसा कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, आपने सिलेबस डाउनलोड किया और उसमें जो की पॉइंट्स है, फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी हो गया या फिर इम्पार्शियलिटी हो गया, नॉन पार्टीशनशिप हो गया, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ये जो की पॉइंट्स हैं, जो आपके एथिक्स 4 का बेस है, जो की पॉइंट्स हैं उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और हर पॉइंट को आपको गूगल करना है। जैसे इक्वलिटी हो गया तो इक्वलिटी यूपीएससी, इक्वलिटी यूपीपीसीएस आपको गूगल करना है। जो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद उस डेफिनेशन से आपको एक एग्जांपल लिख लेने हैं, ताकि अब जब वो डेफिनेशन आपको आए लिखने के बाद तो सिर्फ आप डेफिनेशन ना लिखें, उस डेफिनेशन के साथ आप एक एग्जांपल लिखें, तो वो आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट होगा। जिस वैल्यू एडिशन पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं तो वो एग्जांपल आपका वैल्यू एडिशन पॉइंट होगा। तो हमने यहाँ टॉपिक की बात कर ली, अब चलिए हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। आपको सिर्फ 2 रिसोर्स यूज करना है। पहला हो गया गूगल और दूसरा हो गया तन्मय शर्मा नोट्स। तन्मय शर्मा की वन नोट्स पे उनकी नोट्स फ्रीली अवेलेबल है। उसमें उन्होंने एआरसी की जो नोट्स हैं, एआरसी का जो 4th नंबर की जो बुकलेट है उसका उन्होंने समरी लिखा हुआ है। उस समरी को आपको डाउनलोड कर लेना है। उस समरी को आप अपने एग्जाम में कोट करेंगे। आपको एआरसी कभी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, पर एआरसी आपको आंसर में कोट करने से आपका आंसर का वेटेज बढ़ेगा, क्योंकि एआरसी का वो 4th रिपोर्ट जो है वो एथिक्स के बारे में है। तो आपको जहां जरूरत पड़े, जहां टॉपिक से रिलेटेड हो, वहां पे आपको एआरसी के नोट्स को कोट करना है। तो ये आपके हो गए 2 रिसोर्स। गूगल को आपको कैसे यूज करना है, गूगल को जैसे मैंने बता दिया आपको कि आपके एथिक्स का कोई एक टॉपिक है। ऐसे कितने टॉपिक होंगे, ऐसे आपको 30-40 टॉपिक होंगे। वो टॉपिक आपको गूगल पे डालना है, गूगल पे उसका कीवर्ड डालना है। कीवर्ड के बाद आपको एक डेफिनेशन, उसका जो सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन हो, जो आपको नॉर्मली याद हो सके, उस डेफिनेशन को याद करना है, उस डेफिनेशन को नोट डाउन करना है, उसके साथ उसका एक एग्जांपल लिखना है और आप गुड टू गो हैं। इतना आपको बस एक टॉपिक क्लियर करना है। इसके अलावा आपको एथिक्स का कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आपको एथिक्स के लिए ना कोई लेक्सिकन पढ़नी है, ना कोई डीके बालाजी पढ़नी है। मतलब देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बुक आती है, वो बुक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसको रिवाइज कर नहीं पाएंगे। अगर उस बुक में आप डेफिनेशन खोजने भी जाएंगे ना, तो डेफिनेशन इतनी ज्यादा मैकेनिकल, इतनी ज्यादा स्टैटिक है ना कि वो आपको याद ही नहीं हो पाएगी। नॉर्मली एक इक्वालिटी का डेफिनेशन, नॉर्मली एक प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन इतना टफ कर दिया उसमें कि वो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन आप गूगल पर खोजिए और उसी को नोट डाउन करिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि आप 2 महीने में यही कर सकते हैं और 2 महीने में यही करना भी चाहिए। इसके अलावा मैं कोई सजेस्ट नहीं करता हूँ करना, क्योंकि यही करके मैंने एथिक्स में मेरे 100+ मार्क्स भी आए हैं और यूपी पीसीएस से मेरे 106 नंबर भी आए, जो काफी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। तो आपको यही करना है इसमें भी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो मैंने किया है। जैसे आप इंटीग्रिटी की बात करते हैं, तो इंटीग्रिटी का जो सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल एंड इट इज डूइंग राइट थिंग इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग। ये देख रहे हैं,
कितना सिंपल डेफिनेशन है। तो आपको यही सिंपल डेफिनेशन लिखना है सिर्फ। इसके बाद आपको एग्जांपल लिखने हैं। यहाँ मैंने एग्जांपल जैसे नोट डाउन किया, पर्सनल लाइफ बेस्ड एग्जांपल क्या था, व्हेन आई नोटिस द शॉपकीपर हैड गिवन मी एक्स्ट्रा चेंज बाय मिस्टेक आई रिटर्न एक्स्ट्रा मनी टू हिम। सिंपल सा एग्जांपल है कि भैया 10 रुपया लिए, उन्होंने 12 रुपया दे दिया, तो भैया हमने 2 रुपया वापस कर दिया। तो ये सिंपल सा एग्जांपल जो कि एग्जामिनर बिलीव कर सकता है कि हाँ ये रियल लाइफ में हो सकता है। इसके जगह आप ये लिख देंगे कि भैया मुझे रास्ते में चल रहा था, मुझे 1 करोड़ रुपया गिरा हुआ मिल गया, फिर मैंने उसको पुलिस स्टेशन जाके दे दिया, तो ये बिलीवेबल नहीं है, इस पे कोई बिलीव नहीं करेगा। तो आपको ऐसे एग्जांपल लिखने जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, जो कि एग्जामिनर बिलीव कर सके। आपको यही सेम चीज ना केस स्टडीज में भी करनी है। जब केस स्टडी में सॉल्यूशन देंगे तो आप केस स्टडी में भी आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना है। ऐसा नहीं कि आइडियल सॉल्यूशन देना है कि भाई ऐसा होगा ही, ये है ही नहीं, आपको प्रैक्टिकली देना है। आपको हर स्टेक होल्डर का अप्रोच, हर स्टेक होल्डर का पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रैक्टिकल आंसर देना है। तो जैसे मैंने ये पर्सनल लाइफ बेस्ड एग्जांपल लिख दिया, इसमें हिस्टोरिकल लाइफ बेस्ड एग्जांपल क्या हो सकता है, सर एम विश्वेश्वरैया यूज्ड टू यूज 2 सेपरेट कैंडल्स ईच फॉर पर्सनल वर्क एंड ऑफिस वर्क ड्यूरिंग द ऑफिशियल वर्क, क्योंकि उनको उस स्टेशनरी से, उस एसेट से उनको पर्सनल काम नहीं करना था। तो ये उनका एक इंटेग्रिटी का एग्जांपल हो गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड एग्जांपल लिख सकते हैं, करंट बेस्ड एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि वुमेन आईएएस ऑफिसर कट शॉर्ट देयर मैटरनिटी लीव एंड जॉइन सर्विस विद इन फ्यू डेज आफ्टर डिलीवरी टू सर्व द सोसाइटी ड्यूरिंग क्राइसिस। तो जैसे आप देख रहे हैं ना कि सिंपल एग्जांपल जो रियल लाइफ में एग्जांपल आते हैं, जो पेपर में एग्जांपल निकलते हैं, उस एग्जांपल को आपको कट शॉर्ट करके लिख देना है ताकि आपके आंसर में वेटेज मिले। सिर्फ डेफिनेशन लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर से वो 10 नंबर क्वेश्चन होगा तो डेफिनेशन लिखने से आपको सिर्फ 2-3 मार्क्स देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा। पर अगर आप एग्जाम्पल डाल देंगे तो आपके मार्क्स 7-8 हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए, प्रोबिटी का एक सिंपल डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कोड ऑफ एथिक्स बेस्ड ऑन अनडेविएटिंग ऑनेस्टी। ये सिंपल सा डेफिनेशन हो गया प्रोबिटी का। एग्जांपल क्या है, पर्सनल लाइफ एग्जांपल क्या है, नेवर रिसोर्टेड टू इलिसिट प्रैक्टिस और चीटिंग ड्यूरिंग एग्जाम। हिस्ट्री में एग्जांपल क्या है कि पीएम लाल बहादुर शास्त्री टू क्लोन फॉर पीएनबी फॉर पर्सनल रीजन एंड हिज वीडियो लेटर रिपेड इट। मतलब देखा कि उनकी वीडियो जो थी बाद में लोन रिपे कर दी। तो ये एग्जांपल प्रोबिटी का हो गया। तो जैसे आपकी देख सकते हैं कि आपको एग्जाम्पल कोड करना है, चाहे हिस्टोरिकल करें, एडमिनिस्ट्रेटिव करें, पर्सनल करें, करंट करें, एग्जाम्पल आप कोड करिए और अपने आंसर को सिंपल रखिए। एथिक्स का पेपर लाया इसीलिए गया था कि एटलीस्ट पेपर देते वक्त थोड़ा सा एथिक्स आ जाए। वैसे तो एथिक्स आता नहीं है, पर एटलीस्ट पेपर पढ़ते वक्त, पेपर देते वक्त आपके अंदर थोड़ा सा एथिक्स आ जाए। तो उस चीज को आपको अपने पेपर में दिखाना है। सिंपल सी बात यही है। तो सिंपल से अपने लाइफ में आपने कुछ किया है, नहीं भी कुछ किया है तो कोई बात नहीं है, आप गूगल कीजिए, एग्जांपल लिखिए और कॉपी पेस्ट करिए। इतना कोई साइंस नहीं है इसके अंदर। जैसे मैंने आपको बता दिया आपको टॉपिक्स एंड सिलेबस क्या है, आपको रिसोर्सेज क्या क्या यूज करने हैं, और तीसरा बताना है मुझे कि वैल्यू एडिशन पॉइंट्स क्या है जो आपको आंसर में यूज करने हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं जो मैं भी बता भी चुका हूँ कि आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन लिखना है किसी चीज का, प्लस आप कोशिश करिए कि आप जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जो फेमस पर्सनालिटी, उनके कोट्स लिख सके। जैसे महात्मा गांधी का सिंपल ये है कि एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो ये सिंपल कोट्स है। तो इसी तरह आप अलग अलग पर्सनालिटी के आप कुछ कोट्स, डिफरेंट जो टॉपिक्स है, चाहे करज हो गया, प्रोबिटी हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, इन सब पे आप अलग अलग कोर्स जो हैं, अलग अलग जो आपके थिंकर्स हैं, उनके कोर्स इकट्ठा करिए और कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोर्स से एंड कर सकते हैं। कोर्स आपका एसे में भी काम आएगा, कोर्स आपका एथिक्स में भी काम आएगा, कोर्स आपका केस स्टडीज में भी काम आएगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एक होलिस्टिक अप्रोच दे सकते हैं, एक होलिस्टिक व्यू दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी की। तो केस स्टडी को कैसे अप्रोच करना चाहिए, यहाँ मैंने केस स्टडी का एग्जाम्पल लिया जो मैंने लिखा था, केस स्टडी को कैसे लिखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले इंट्रो लिखिए। जो केस स्टडी हो ना उसको पहले पढ़िए, उसका इंट्रो लिखिए उस केस स्टडी में दिया क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इंट्रो लिखा, इसके बाद आप ऐसे एक डायग्राम बना सकते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल बना के, कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है केस स्टडी में। आपने ये बना दिया। इसके बाद आपके पास लिखना है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 ऑप्शन और 2 ऑप्शन। मेरे पास केस स्टडी में 2 ऑप्शन अवेलेबल थे। इसके बाद उस ऑप्शंस के मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या है, ये भी लिखना बहुत जरूरी है कि हर ऑप्शन का कुछ मेरिट होता है, हर ऑप्शन का कुछ डिमेरिट होता है। जैसे इस ऑप्शन का मैंने कुछ मेरिट लिखा है, कुछ डिमेरिट लिखा है, उसी तरह इस ऑप्शन का मैंने कुछ मेरिट लिखा है, कुछ डिमेरिट लिखा है। इसके बाद फाइनली आपको सॉल्यूशन देना है कि मैंने मेरिट डिमेरिट बता दिया, मैंने 2 ऑप्शन बता दिया, इसके बाद मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ मैंने फाइनल सॉल्यूशन बताया। तो ये आपका केस स्टडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर से आप केस स्टडी को हैंडल करेंगे। कोई भी केस स्टडी आएगी आप सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करिए। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है स्ट्रक्चर में क्योंकि मोनोटोनस हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटा आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करें केस स्टडीज के लिए। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं कि आप 2 महीने में एथिक्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जिन बच्चों का मेंस आ रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।